है ना, एक ऐसे पहाड़ बनते हैं 3-4 ऐसे एक सूरज बना दिया और मैं फर्स्ट आ गया था। बस इसके अलावा मैंने आज तक वो सूरज पहाड़ों के बीच में से उड़ता था। और ये वाली ड्राइंग लगभग आपने हम सबने अपने बचपन में की होगी। तो ये ड्राइंग और दूसरा हमारा तिरंगा झंडा, भाई यही बनाते आता था, मैंने तो यही बनाया। हमारे बीच में एक काफी अच्छे मंझे हुए कलाकार मौजूद हैं जो कि लाइव आर्ट करते हैं, और मैं उन्हें स्टेज पर बुलवाना चाहूंगी कि वो अपना एक इंट्रो दें, क्योंकि उनकी जो कलाकृति है वो आपको लगभग इवेंट के एंड में देखने मिलेगी। अच्छा अदिति, एक सेकंड, हमारे पास बहुत प्यारी चीज भी है। हाँ। ये जो आप देख रहे हैं ना पूरे आर्ट्स, ये एक आर्ट गैलरी जो है, ये सब आर्ट वैल्यू ग्रुप है हमारा। हाँ, तो इनका इंट्रो तो ये देंगे ही, तो हम थोड़ा सा बता दिए कि आप लोग ये देख रहे हैं। और हाँ, इसी के साथ साथ हमारे पूरे इवेंट में यहाँ लाइव आर्ट चलते रहेगा। तो एक बार जोरदार तालियां आर्ट वैल्यू अभी के साथ। आओ फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सबको। और आज एक मौका मिला हम लोगों को हुनरबाज जो प्लेटफॉर्म है उसको लेकर के। अकरम भैया ने बोला कि यानी आप लाइव आर्ट कर सकते हैं क्या, या बहुत समय से हम लोग इस चीज़ को करते आए हैं, और एक मौका मिला हमको आज आर्ट गैलरी लगाने का, और एक बहुत ही अच्छा गैलरिंग यहाँ पर हो चुका है। तो हम आज लाइव आर्ट बनाने वाले हैं। वाटर कलर मीडियम में मेरा अच्छा खासा हाथ है, तो मैं वाटर कलर मीडियम में काम करने वाला हूँ। तो कुछ पेंटिंग्स भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं, मेरा लाइव पोर्ट्रेट भी बना हुआ है वहाँ पे, तो आप जरूर देखिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स का काम भी है, और आर्ट वैल्यू हमारा इंस्टीट्यूट है, तो उसी बच्चों का काम लगा हुआ है, हमारा काम लगा हुआ है। तो आप एंजॉय करिएगा हमारे लाइव सेशन को। थैंक यू। नमस्कार सभी को मेरा। और अभी यहाँ पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये सामने रखे बर्तन बस ये पेंट कर रहा हूँ, तो मैं इसको एक्रिलिक करूँगा। और यहाँ पर पेंटिंग सर्किल देख रहे होगे, ये जाते जाते देख के आना, ठीक है। और अभी हम पेंटिंग करेंगे, आपको एंड में मिलेगा, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है थोड़ा, तो कम से कम 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखना। क्या बात है। आर्ट वैली से मैम को इनवाइट करूंगी कि मैम आप आए। अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? एक स्टूडेंट के लिए मतलब मैं तो यार सपनों में भी ऐसा नहीं सोचता। सबको जानती होंगी, और काफ़ी सारे नए चेहरे भी दिख रहे हैं, शायद वो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, या मुझसे मिल रहे होंगे, या सुन रहे होंगे। आर्ट वैल्यू जो है वो बहुत एक जाना पहचाना नाम हो गया है हरदा में, और इसको लेकर के जो मेरी जर्नी रही है उसको लेकर के काफ़ी कुछ मैं डिस्कस करते रहती हूँ, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको एक इंस्पायरिंग स्टोरी मिल सके, एक मोटिवेशन मिल सके, एक एग्जाम्पल मिल सके कि भाई हमारे बीच की दीदी निकल करके, हमारे बीच की बच्ची निकल करके और इतना प्रोग्रेस किया है अपनी फील्ड में, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलूँगी। हर व्यक्ति का जो रहता है, बोल सकते हैं कि उसकी जो अपना एक पैशन है, या उसका जो इंटरेस्ट है, या उसकी जो कला है, या जो हॉबी है, उसको जब वो फॉलो करता है विथ पैशनेट, तो काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे मेरे जीवन में भी काफ़ी सारे आए, लेकिन हम थोड़ी सी शुरुआत करेंगे बचपन से कि कला को लेकर के शुरुआत कहाँ से हुई। और कला जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी सारी बातें गोल्डी भाई ने भी कही थी, मैंने बहुत ध्यान से सुनी, क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं वो। तो मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बातें करना चाहूँगी, ताकि कुछ उसमें से लेकर के जाएं, और वो बातें जो होती हैं, जब हम इस प्रकार की बातें जब करते हैं, तो कुछ एक पॉइंट अगर जो होता है वो पूरे जीवन को बदल के रखने की क्षमता रखता है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। तो मैं प्रयास करूंगी कि मैं उस प्रकार की कुछ बातें आपसे शेयर कर पाऊँ।
मे बी जैसे कि बच्चा छोटा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये इतना छोटा बच्चा, इसने इस एज में इतने सारे लिरिक्स याद कर लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी बच्चे सिलेबस याद नहीं कर पाते हैं, तो उसने परफॉर्म किया, लिरिक्स याद कर लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही शुरुआत मेरी भी रही है कि मैं अपने मन से जो है आर्ट परफॉर्म करती थी, कुछ भी जो भी मिला मुझे मटेरियल, वो मैं उससे आर्ट क्रिएट करती थी। तो पैशन को प्रोफेशन में बदलना, हॉबी को पैशन में बदलना, उससे हम जर्नी शुरू कर रहे हैं मेरी। तो मैंने जो है शुरू में थोड़ा थोड़ा आर्ट करना शुरू किया, थोड़ा पापा को ड्रॉ करते देखा, तो वहाँ से समझ में आया कि यार ये चीज़ अच्छी है, ये मैं भी कर सकती हूँ। वहाँ से शौक जिंदा हुआ। अगर किसी भी काम में इन्वॉल्व है तो भी मैं इस एज में, मुझे याद है कि मैं है ना कुछ ड्रॉ करते रहती थी। बिना, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, 5 भाई बहन के परिवार है और पापा पर ढेर सारी जिम्मेदारियाँ हैं बोल सकते हैं। तो ना तो इस प्रकार के किसी स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई है जहाँ पे ड्राइंग सब्जेक्ट हो। अभी के जो बच्चे हैं वो ड्राइंग सब्जेक्ट उनको कंपलसरी हो गया, लेकिन ना तो ड्राइंग सब्जेक्ट था, ना ही ऐसा कोई बुक्स मटेरियल, ना ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर था कि भाई घर में आपको बच्चों को बहुत माहौल देते। अभी समर चल रहा है, हम हर क्लासेस भेजते बच्चे को, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और खासकर लड़कियों को लेकर के कि ध्यान नहीं दिया जाता था। तो हमारे पेरेंट्स ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत बढ़ाया चढ़ाया, बहुत हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। असली जो पूंजी है उनकी वही है कि हम लोग पढ़ लिख लिए, हम ये समझते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है वो हम ही जानते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के जो एक मन में भाव था कि यार मैं घर की बेटी जरूर हूँ, लेकिन मुझे अपने घर का बेटा बनना है, ये जो एक भाव था, ये भाव मेरे मन में, मैं बहुत छोटी थी, मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि मैं शायद 7th-8th स्टैंडर्ड में रही होंगी, उस समय पे मेरे मन में ये भाव आ गया था कि यार ये एक व्यक्ति इतनी टफ कंडीशंस में कैसे इतना बड़ा परिवार चला रहा है, इन बच्चों को पढ़ा रहा है, हमें खिला रहा है। आज के समय में खिलाना मुश्किल होता है, पढ़ाना लिखाना बहुत दूर की बात है। और शौक के लिए, हॉबी के लिए समय निकालना, पैसा निकालना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ से हॉबी को प्रोफेशन में लाने के लिए एक जो थॉट प्रोसेस जो शुरू हुई वो वहीं से शुरू हुई कि यार मुझे घर की बेटी हूँ लेकिन बेटा बनना है, और एक बड़े स्तंभ के रूप में पापा की सहयोगी बनना है। ये भाव था मेरे अंदर। किसी भी कंडीशन में मुझे कमाना है तो काम मुझे ऐसा करना है कि भाई जिसमें मैं भी खुश रहूं और मुझे पता ना चले। जैसे जनरली हम कहते हैं कि भाई अपनी आर्ट को, हॉबी को अगर हम पैशन में फॉलो करते हैं, प्रोफेशन में फॉलो करते हैं, तो अगर हम उसमें अपने दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे भी निकाल पा रहे हैं, या निकाल रहे हैं हम, तो हमको उसमें थकान महसूस नहीं होगी। अभी आपने देखा होगा ये दोनों बच्चे काम कर रहे थे, कंटिन्यूसली काम कर रहे थे, भैया ने अभी कॉमेडी की कंटिन्यूसली वो बोल रहे थे, तो कभी कोई थकान महसूस नहीं होती। तो उस चीज़ को, अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में लाने के लिए काफ़ी सारे फ़ायदे हैं उसके। तो मैंने भी फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे क्या करना है। अब जब 12th स्टैंडर्ड आया तो फिर पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि मतलब आपको जान करके बड़ा ताज्जुब होगा कि भाई जैसे नॉर्मल एक कॉमन स्टूडेंट होता है मीडियम, उसी टाइप से मैं भी थी। लेकिन मैंने अपना परसेंटेज 60+ इसलिए बनाया कि भाई मुझे एजुकेशन लोन मिल जाए। मतलब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि चाहत कितनी प्रबल थी। और उसके अलावा अभी अगर हम देखें तो सोशल मीडिया है, बच्चों के सामने बहुत सारे, अलादीन का चिराग है सोशल मीडिया बोले तो बच्चे जो चाहे वो अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों की चीज़ें वो देख सकते हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड वो जानकारी बटोर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ उस समय पे माध्यम नहीं हुआ करता था। तो बड़ी टफ कंडीशंस में मैंने अपने लिए, खुद के लिए स्टेप लिया और बहुत कोशिश की, लोन के लिए नहीं हो पाया। फिर फाइनली जो रहा कि भैया लोकल में आज भी फाइन आर्ट्स की जो स्टडी है वो नहीं आई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है वो चीज़। तो मैं भी फाइन आर्ट्स नहीं कर पाई। मेरा बहुत मन था कि मैं फाइन आर्ट्स करूं, आर्ट में मेरा इंटरेस्ट है तो कला की बारीकियां समझूं और इसी में पढ़ाई में करूं, आगे मैं इसी में बच्चों को कुछ दे पाऊं नेक्स्ट जनरेशन को, लेकिन मैं नहीं कर पाई। अब मैं नहीं कर पाई। उस समय ऐसे योग बने भाई कि भाई मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे वो लोग कुछ एनिमेशन में थे, तो ऐसे योग बने कि पुणे में एनिमेशन में काम करने का अवसर मिला। वहाँ 200 लोगों 250 लोगों की टीम में 12 से 14 घंटे की मैंने जॉब की, हार्डवर्क किया। तो मैंने कला को बहुत बारीकी से जाना और कलाकार को भी बहुत बारीकी से जाना और कलाकार के हार्डवर्क को भी बहुत अच्छे करीब से देखा मैंने। तो वहाँ से एक चीज़ निकल करके आई और मेरे जो सीक्वेंस डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि नहीं तो तुम यहाँ गलत आ गई हो, अगर तुम इतना अच्छा कर रही हो तो तुम इससे बड़ा कुछ कर सकती हो। सोचना शुरू किया कि यार अगर इस बंदे ने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया तो कुछ तो बात होगी। सोचना शुरू किया। फिर यहाँ जब वापस में आई, यहाँ वापस आकर के जब मैंने क्लासेस की शुरुआत करने का सोचा तो वो इसीलिए सोचा, ये जो आर्ट वैल्यू आप देख रहे हैं, इतने सारे बच्चों का आप काम देख रहे हैं, तो ये बहुत जस्ट हमने 2 दिन की तैयारी में कि हाँ भाई लिमिटेड काम जो है जो हम लगा सके यहाँ पे इजीली, वो हमने लगाया है। बाकी हमने आर्ट वैल्यू की शुरुआत जो की है वो 2013 में की है और आर्ट वैल्यू में काम करते हुए मुझे पूरे 12 साल हो गए हैं।
इस 12 साल की मेरी जो जर्नी है इसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन जैसे कि आज मैं देख रही हूँ हुनरबाज एक बहुत बड़ा मंच सामने बन करके आया है, निकल करके आया है, और बहुत ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं जिसमें मजे हुए कलाकारों को अवसर दिया जाता है, एक नई प्रतिभा को अवसर नहीं दिया जाता है। तो मुझे यहाँ बहुत ये चीज़ अच्छी लगी कि भाई यहाँ नए बच्चों को अवसर दिया गया, जिसका पहला स्टेज फियर होता है उसको वो दूर करने का अवसर दिया गया। तो वही सेम प्रयास में हम लोग भी हैं, हम लोग सिखाने के साथ साथ यहाँ पर बच्चों को, जैसे यहाँ लगी इस प्रकार की चित्र प्रदर्शनी हम लोग करते हैं। हम लोग नेशनल लेवल पे भी एग्जीबिशन कर चुके हैं। इसके अलावा हजारों लाखों की संख्या में मतलब बच्चों के सामने मैंने भी परफॉर्म किया है। मेरे ब्रदर जो है उनको मैंने प्रॉपर स्टडी करवाई हो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी परफॉर्म किया है। हमारे यहाँ के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म कर चुके हैं, वहाँ से अवार्ड लेकर के। अभी रिसेंट में ही हमारे जो है 16 स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल विनर रह चुके हैं। तो ऐसी आर्ट वैल्यू की तो बहुत अच्छी बड़ी जर्नी रही है कि काफ़ी सारा काम किया है हमने। लेकिन मैं समझती हूँ कि यहाँ पर मुझे ये अवसर मिला अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये जो अकरम भाई है मेरे बिल्कुल छोटे ब्रदर जैसे हैं, वो मेरे बिल्कुल थोड़े समय के लिए मेरे स्टूडेंट रहे हैं। उनको स्केचिंग का शौक चढ़ा था तो बिल्कुल थोड़े समय के लिए मेरे स्टूडेंट रहे, लेकिन हम लोगों के बीच में एक अटैचमेंट बन गया। अटैचमेंट क्यों बन गया, मैं यहाँ थोड़े से एक आर्ट को और आर्टिस्ट को लेकर के बात करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ लगभग जितने बच्चे बैठे हैं इसमें पेरेंट्स कम है, आर्टिस्ट ज़्यादा हैं। या तो वो आर्टिस्ट है, आर्ट लवर है, या वो आर्ट से कहीं ना कहीं किसी माध्यम से जुड़े हुए इसीलिए बैठे, नहीं तो काफ़ी सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो मैं आर्ट को लेकर के थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगी कि जनरली जैसे मैंने बहुत एक अच्छा थॉट देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जिसको हम परमानेंटली याद रख सकते हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि बच्चे थोड़ा बहुत भी आर्ट परफॉर्म करते हैं, कुछ भी कोई भी आर्ट फॉर्म में वो इंटरेस्ट रखते हैं या जो भी है, और अपने नाम के आगे वो आर्टिस्ट लगाने लगते हैं। लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्ट और आर्टिस्ट के बीच में जो बहुत बड़ा एक फ़र्क है वो एक बोल सकते हैं कि एक जो बंधा हुआ कलाकार है जिसने अपनी पूरी जीवन पर्यंत की यात्रा, कला जो है साधना है, तो वो जो साधना को उसने जिया है ना, तब वो जाकर के उस चीज़ को समझ पाएगा। जस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लेने के बाद, और फिर आप है तो जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया किसी भी चीज़ का, उसके बाद अगर आप जब खुद परफॉर्म करना शुरू करते हैं, खुद आर्ट क्रिएट करना शुरू करते हैं, जब बात क्रिएशन की आती है वहाँ से शुरू होता है आर्ट, और आर्टिस्ट का जन्म भी वहीं से होता है। तो इस चीज़ को बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं ये अपनी तरफ से देना चाहूँगी। और अगर किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता हो, किसी के मन में कोई भी सवाल हो आर्ट को लेकर के, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना मैं तो नॉन स्टॉप 5-6 घंटे बोल सकती हूँ। क्लासेस जो है मेरी आर्ट वैल्यू वो नेहरू स्टेडियम के पास हैगी, और गेट नंबर 3 साइड। काफ़ी साल हो गए, हमारा जो होम प्लेस है वहीं पर क्लासेस हम लोग रन कर रहे हैं। और हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब अभी जो ये काम आप देख रहे हैं ना, तो इसमें एक पार्टीशन जो लगा हुआ है ये तो मेरे ब्रदर का लगा हुआ है, और वो व्यक्ति का काम आप देख सकते हैं कि एक अलग लेवल का, लेकिन आप उस एरिया को ज़्यादा ध्यान से देखिए, वहाँ पर 5वीं क्लास से लेकर के और तो कॉलेज के स्टूडेंट तक का सबका काम लगा हुआ है। तो आप अगर देखेंगे तो उसमें आकलन नहीं कर पाएंगे कि किस एज के बच्चे का कौन सा काम है, हमने वो चीज़ लिखी भी नहीं है, तो ये आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि काम जो होता है वो वर्क जो है वो वर्क एक्सपीरियंस से आता है, अनुभव से आता है। तो वो अनुभव व्यक्ति का दिखता है उसमें कि यार किसी बच्चे ने अगर 10 साल सीखा है तो उसका काम अलग दिखेगा, उसने 10 साल उसको जिया है। तो ऐसा अगर और भी कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। बाकी मैं कला संवाद की बहुत आभारी हूँ, और ये जो हुनरबाज मंच है इन्होंने मुझे अवसर दिया, और ये टीम जो इतना बड़ा काम कर रही है इस चीज़ को लेकर के, अभी इतनी गर्मी है लेकिन इतना सारा अरेंजमेंट इन लोगों ने किया है, और ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। मैं लंबे समय से इन लोगों से जुड़ी हुई हूँ, इन लोगों को देख रही हूँ। तो हमारा जो आज यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा है, मेरा एकदम से प्रॉमिस हुआ है कि ये हमारा आपके हर इवेंट में रहेगा इन्वॉल्वमेंट, और आपको जो भी सहयोग रहेगा वो हमारी तरफ से रहेगा, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे स्पॉन्सर हैं, उनको बुलाना चाहूंगा, एक्सेल हाइट और लवली बलून, सकल भैया और जयेश भैया जहाँ कहीं भी हो प्लीज स्टेज पे रहें। एक बार हमारे स्पॉन्सर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां भैया। अच्छा, मैं चाहूंगा कि सकल भैया थोड़ा सा 2 शब्द नहीं 2 लाइन तो जरूर बोलें आप। नमस्कार। कला संवाद, ये जब मैं शब्द सुनता हूँ तो मुझे मेरे बचपन के कॉलेज डेज का टाइम याद आता है। मैं जब फर्स्ट ईयर में था
हम लोगों ने भी कॉलेज कैंपस में ऐसे ही कुछ प्लान किया था कि ओपन स्टेज दे। फर्स्ट ईयर में होते हैं, प्रेशर तो होता है सीनियर्स का, क्योंकि इनिशिएटिव लिया था कि बच्चों को मंच दें, साथ वालों को मंच दें। पहले इवेंट में बारिश आई, उसके बाद फिर होता रहा। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हुनरबाज करके जो कला संवाद में इवेंट किया है, अकरम, आशुतोष और उनकी पूरी टीम। अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा और देखता जाऊंगा यहाँ तक, सब हुनरबाज है यहाँ पे। अब अपने यहाँ पे इन लोगों को मंच मिलना हरदा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इवेंट्स होते हैं हरदा में, बट सॉरी टू से दिस, बट एक डेडिकेटेड टीम है, उनको ही एक मंच मिल जाता है। कोई भी कार्यक्रम एक फिक्स टीम है, सिंडिकेट है, वही जाके परफॉर्म कर देते हैं, वही अवार्ड ले लेते हैं, उनको रिकग्नाइजेशन मिल जाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को, अकरम, आशुतोष, टीम कला संवाद को। और एक्चुअली कला संवाद जो नाम रखा है एक बहुत अच्छा नाम है, संवाद भी हो रहा है, हम लोग आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अपनी कला को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। तो उसके लिए अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये आशुतोष, अकरम से निवेदन यही है कि इसको कंटिन्यू रखें। ये सेकंड है शायद से, राइट? हुनरबाज पहला है, ओपन इससे हुनरबाज नाम से पहला है। तो हम लोग हैं आप लोगों के साथ, कम बैक है। 2018 में मुझे इन्फॉर्मेशन है, 2018 में इन लोगों ने स्टार्ट किया था, फिर बीच में कोविड आ गया और फिर ब्रेक लग गया, फिर अपने अपने काम में सब लोग लग गए। एक आर्ट गैलरी अगर आपने देखा होगा, लाइव पेंटिंग बनाया है हमारी अंतिमा मैम, उनके छोटे भाई ने, कहाँ है भाई, इधर है। तो एक अपने आप में बहुत अच्छी जगह, प्लस सबसे बड़ी बात है जो लोकेशन है, हमारे देवव्रत बड़े भैया हैं, उनसे हमने डिस्कस किया कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसी जगह चाहिए यहाँ पे हमारे आर्टिस्ट कंफर्टेबली परफॉर्म कर पाए, ओपन सराउंडिंग ना हो, क्लोज भी हो और ओपन भी हो। तो यहाँ पे क्राउड आता है, देखता है, अपने को मंच मिलता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मेरी एज ग्रुप के जितने भी लोग यहाँ पे होंगे, हम लोग स्कूल में एक बार स्टेज पे जाते थे बर्थडे वाले दिन, और मंच पे माइक मिलता था, हम एक चीज़ बोलते थे, माय नेम इज शंकर, टुडे इज माय बर्थडे, थैंक यू। इतना ही हमें स्टेज अपीयरेंस मिलता था। आज इस जनरेशन को डेली मिले तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ एक स्टेज अपीयरेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तभी बाकी चीज़ें सीखेगा बच्चा। लीडरशिप होता है, तो हुनर हम बोलते हैं, अपना अपना हुनर होते सबके अंदर है, वो डिलीवर करना, लोगों को दिखाना, उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, वो ऐसे ही मंच से बच्चों के अंदर डेवलप होगा। तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे नंबर्स के साथ और ज़्यादा लोगों को मौका दें, नए नए लोगों को मौका दें, इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। क्या बात है, थैंक यू सो मच शंकर भैया।